जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो रीट 2022 के माफक हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस का पेपर सॉल्व करवाया था मैंने आपका, आज हम लेके आए हैं 2017-18 का मैथ्स का, जो आपका मैथ्स का कंटेंट वाला टॉपिक है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बस आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन अगर फॉर्मूले से सॉल्व करोगे इसको एक हम इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो आपका घनों का आयतनों का जो अनुपात, जब भी आपको अनुपात दे रखा हो तो आप उस फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म्स को तो हटा ही दो। जो आपके घन होता है, क्यूब जो होता है, उसके आयतनों का जो अनुपात होगा, नॉर्मली आपको पता है कि क्यूब का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। एक क्यूब ही आपका उसका आयतन होता है, तो इसका जो रेशियो होगा आपके क्यूब्स के वॉल्यूम का, अगर मैं इसको वॉल्यूम V1/V2 लिख दूं तो वो क्या होगा, A1/A2 का क्यूब ही होगा। A1 जहाँ एक क्यूब की भुजा है और A2 है दूसरी क्यूब की भुजा है। ये मेरे को दे रखा है 27/64। तो अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये क्या है, अगर मैं इसको इसमें A1/A2 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मेरी कितनी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, 27/64 का क्यूब रूट आ जाएगी। अब मुझे पता है 27 का क्यूब रूट होता है मेरा कितना 3, और 64 का क्यूब रूट होता है मेरा 4। क्यूब रूट मतलब इसको अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर क्यूब, 64 का लिख सकता हूँ मैं 4 की पावर क्यूब। तो मेरा इसका क्यूब रूट क्या निकल के आ जाएगा, 27 का आ जाएगा 3, 64 का आ जाएगा 4। अब मेरे पास उनकी भुजा का रेशियो आ गया, मेरे पास A1/A2 आ चुका है निकल के। इससे A1/A2 कितना आ गया मेरा 3/4। ठीक है, हमको रेशियो में चलना है क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने नहीं जाएंगे, हम रेशियो में ही पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब मुझसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है, तो अगर आपको पता हो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर। यही होता है, विच इज नथिंग बट A1/A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। दोनों तरफ स्क्वायर लिख रहा है तो मैंने आपने घातांक में पढ़ाया था कि उसको स्क्वायर को बाहर ले जा सकते हैं। अब यहाँ से वैल्यू डाल दो आप इसकी, तो हो जाएगा कितना 9/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो जब भी आपका रेशियो का क्वेश्चन आए तो आपको करना ये है, जो आपका सॉल्यूशन है आपका सॉल्व भी आपको उसको रेशियो फॉर्मेट में ही करना है। अगर आप डायरेक्ट आयतन निकालने लग जाओगे या क्षेत्रफल निकालने लग जाओगे तो आप ज्यादा टाइम उसमें लगा दोगे। ठीक है, तो ध्यान नहीं रखना है, रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो के फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ओके, और आपसे आयतन उसका दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई पूछी है, यानी कि आपका जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस का एरिया दिया हुआ है। अब देखो सिलेंडर होता कैसा है, अगर आप सिलेंडर को देखोगे, सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस, और ये होता है आपका उसका सर्कुलर सरफेस। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कितना होता है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका कितना, 2πRh। ये होता है आपका वक्र पृष्ठ का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, अगर V निकालो तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr² इंटू h। अब आप देखोगे दोनों में h आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैं अगर यहाँ पे वापस से रेशियो के फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ये हो जाएगा 2πRh डिवाइडेड बाई πr²h। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा h भी कट गया, पाई से पाई भी कट गया, r से r भी कट गया, मेरा फाइनली कितना बच गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया एक r। ये मेरा दे रखा है 264 डिवाइडेड बाई 1848। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया। अब आप देखोगे कि अगर आपसे आप इसको काटोगे तो अगर ये 264 से डायरेक्ट 7 बार आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 14। ठीक है, क्या आर पूछा था, अगर आर पूछा होता तो मेरा आंसर डायरेक्ट ही हो जाता, लेकिन मुझसे क्या पूछा है, एच पूछा है। तो मैं किसी भी एक को पकड़ लूंगा, एरिया को पकड़ लो या वॉल्यूम को पकड़ लो। मैं वॉल्यूम को, एरिया को पकड़ लेता हूँ। तो एरिया मेरा कितना था, एरिया मेरा था 264 इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मुझे दी हुई है 22/7, इंटू आर मैंने अभी भी निकाला है 14, इंटू एच। तो अब एच कितना आ जाएगा, ये एच ये पूरा नीचे चलाएगा तो एच आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 7 दूगा 14, ये हो गया 2 दूगा 4 इंटू 22 88। तो मेरा एच कितना आ गया
264 डिवाइड बाई 88, बस ये मेरा h हो गया, जो कि मेरा क्या है, 3 है। इसके आंसर कितना निकल के आएगा, 3, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमेशा आपको, अगर आप देखो इसमें, इस क्वेश्चन में भी अगर आप पहले a निकालते, यहाँ पे वैल्यू डालते 264, फिर v में डालते, तो वो तो आप अगेन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। हो सकता है कि ये वाला जो हमने जिस तरीके से सॉल्व किया, इसमें आप डेफिनेटली 10 से 15 सेकेंड कम लगेंगे आपको। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, कि अगर एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमेशा आप कैसे न कैसे उसको रेशियो के फॉर्मेट में लाओ। रेशियो की फॉर्मेट लाने का एडवांटेज क्या होता है, अब यहाँ देखो, ये जो एडवांटेज आपको मिल रहा है ना, कट गए जो आपके टर्म्स, इक्वल टर्म्स होते हैं वो कट जाते हैं, तो उनको आपको फिर आपकी प्रोडक्ट में गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो आपके ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो, क्योंकि देखो रीट का एग्जाम में आपका जो मेन टॉपिक होता है वो होता है सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ये आपका मेन कोर टॉपिक होते हैं जहाँ स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में आप जितना कम टाइम में आप आउटपुट निकालोगे, आपका वो टाइम आगे काम आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे जो हमने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है वो देख लोगे, और आप हमारे द्वारा सॉल्व किए गए मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लोगे, 90%, 95%, 20 में से 18 से 19 सवाल आप सही करके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सीटेट के आप वीडियो देख लेना, सीटेट के भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, सीटेट में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है रीट के मुकाबले। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब ये रीट का स्पेसिफिक टॉपिक है, ये टॉपिक सीटेट में अवेलेबल नहीं है, ये रीट का स्पेसिफिक टॉपिक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आपका इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये तो आपका एक स्टैट्स का एक टॉपिक आता है इसमें, जो हमने हमारे सिलेबस में कवर किया हुआ है, हमारे सिलेबस में हम उसको कराया हुआ है, तो आप वहाँ जाके ढंग से समझ लेना। क्वेश्चन हमने वहाँ भी कराए हुए हैं, क्वेश्चन हम मॉडल पेपर में से और प्रीवियस पेपर में से भी कराएंगे। तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बारंबारता सारणी। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको क्या हुआ होता है कि कुछ डेटा दिया होता है। अब डेटा जैसे इसमें देखते हैं, एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से निम्नतः ये वाले अंक आए हैं उनके। तो आपसे पूछा है कि ये, अब इसमें पूछा है कि आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो जो रेंज है, वो रेंज कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें 0 to 20 देखते हैं, तो देखो इसमें मैं सर्किल लगाता हूँ, 0 to 20 के बीच में कितने नंबर हैं। यहाँ से मैं चलूंगा तो 1, ठीक है, उसके बाद 2, 3 और 4, तो मेरे 0 से 20 के बीच में 4 नंबर आते हैं। इसका मतलब अगर मैं देख लूँ यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन, तो इसका कभी भी नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ फ्रीक्वेंसी नंबर 20 से 40 के बीच में। देखो 20 से 40 के बीच में, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से 20 से 40 के बीच में 1, 2, 20 से 40 के बीच में 24, 20 से ज़्यादा है, 36, 40 से कम है, यहाँ आ जाओ, आपका ये 40 से ज़्यादा हो गया, उसके बाद ये आ गया 1, 20 से 40 के बीच में, उसके बाद यहाँ आ जाओ, आपका ये आ गया 20 से 40 के बीच में, ये आ गया आपका 20 से 40 के बीच में। ठीक है, कितने नंबर हो गए हमारे, 2, 3, 4, 5 नंबर हो गए 20 से 40 के बीच में। तो यानी कि अगर आपका 20 से 40 के बीच में जहाँ जहाँ 6 है, 5 है, वो चांसेस है सही हो सकता है। तो आपका बी भी जो है ऑप्शन आपका भी इसका सही नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ जाओ आप 40 से 60 वाला देख लो। अगर 40 से 60 वाला आप देखोगे ना, देखो अब इसमें देख लो, 2 ही ऑप्शन बचे हैं मेरे पास, मैं 60 से 80 वाला देख लेता हूँ, क्योंकि 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम दे हुई है। तो मैं अगर 60 से 80 की डिफरेंट है, अगर 60 से 80 की फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो 60 से 80 निकालता हूँ, 60 से बड़ा, 60 से बड़ा, 80 से छोटा, 7 से बड़ा ये रहा, 70 है 1, ठीक है, 60 से 80 निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कौन सी निकाल रहा हूँ मैं, 60 से 80, तो 1, उसके बाद 60 से बड़ा, 80 से छोटा होना चाहिए, ये नहीं है, 2, 60 से बड़ा है, 3, 60 से बड़ा है, ठीक है, तो मेरा 3 हो गया, यानी कि मेरा अब 60 से 80 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3 है, कंफर्म कह सकता हूँ कि मेरा आंसर जो है इसका ए होगा। ठीक है, ये आपका तरीका होता है, फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है कि वो जो आपको डेटा दिया होगा, उस डेटा में उस रेंज में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका इसकी जो एप्लीकेशन है, क्यों करते हैं, ये क्या लेते हैं, कॉन्सेप्ट हमने अपना कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, इनका यूज क्या होता है एप्लीकेशन लेवल पे, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, आप कोर्स देख लेना। यहाँ पे हमको केवल इस सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, अप्रोच करने का तरीका यही है कि आप
जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रीक्वेंसी के, उन फ्रीक्वेंसी में मैच करा के आप देखो कि कौन कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। इसमें एलिमिनेशन वाली टेक्निक आपकी चलेगी। तो आप जब तीन अगर एलिमिनेट कर दोगे तो आपका डेफिनेटली जो बचा हुआ होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से स्टैट्स का ही क्वेश्चन है। ये आपका थोड़ा पाई चार्ट का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था नॉर्मली पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी टेबल, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टैट्स के टॉपिक में आते हैं। तो लगभग आप 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो आपके रीट में आते हैं। तो ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये आप डेफिनेटली इसमें से स्कोर करके आओगे। बल्कि मैं कई बार आपको 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं स्टैट्स के। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पाई चार्ट में होता क्या है, जब भी आपका पाई चार्ट होता है, हमने डिटेल में कोर्स में समझाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। या तो आपको जो डेटा दिया होगा वो डिग्री में दिया हुआ होगा, या फिर आपको वो डेटा जो है आपको दिया होगा किसमें, परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो उनका सम 100 होगा। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आपको पता है एक सर्किल में जो सेंटर से पास होने वाले जितने भी होंगे उनके एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो वो 360 के उसमें दिया होगा। तो आपको इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप इसको एक एक नियम से कर लो, या फिर आप इसको जो है रेशियो फॉर्मेट में कर लो। देखो रेशियो फॉर्मेट में कैसे करेंगे, रेशियो फॉर्मेट में करने का तरीका क्या होता है। देखो अब इसमें ये तो आपको डेटा दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, देखो जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब आप देखो मैथमेटिक्स में डेटा आपको क्या दिया हुआ है। डेटा आपको ये दिया हुआ है कि सीमा एक लड़की है जिसके मार्क्स आए और उसको मार्क्स को पाई चार्ट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब पाई चार्ट में 2 तरीके से मैंने बताया आपको, या तो एंगल की फॉर्म में होगा या फिर परसेंटेज की फॉर्म में होगा। सीमा के मैथमेटिक्स में मार्क्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो सीमा के मैथमेटिक्स में मार्क्स निकाल दो आप। मैथमेटिक्स में कितना है, 93 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि 93, पिछले वाले पेज पे कर लेते हैं। देखो 93 डिवाइड बाई 360, क्योंकि 360 में से बन रहा है 93 एंगल। मानो कि उसके x मार्क्स आए होंगे कितने में से, टोटल कितने दे रखे हैं, 480। आगे बात समझ में। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 0 से 0 कट गया, तो ये आपका डायरेक्ट कट जाएगा कितनी बार, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो आपका x आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपका x आ जाएगा 93 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 3 इंटू ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 31 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124। यानी कि उस सीमा के मैथ्स में कितने मार्क्स आए, 124 मार्क्स आए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है। एक तरीका आपका इसका ये है, एक एक नियम का तरीका होता है। देखो मैं आपको एक एक नियम का तरीका ये बता देता हूँ। एक एक नियम का तरीका क्या हो सकता है, एक एक नियम का तरीका ये हो सकता है कि एक एक नियम का तरीका ये हो सकता है कि देखो अगर 360 डिग्री का एंगल टोटल है, टोटल हमेशा 360 होगा, उसमें से 93 मिलता है गणित को, सीमा में 93 का एंगल मिलता है। एक होता तो मिलता है 93 बाई 360। अब 480 है तो कितने मार्क्स मिले होंगे, इंटू 480। ठीक है, अब आप वही इसको काट दो इससे, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 3 से 31 बार कट जाएगा, वो 31 इंटू 4 कितना आ गया आपको, 124। तो आप इसको एक एक नियम से भी कर सकते हो, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, जो आपको तरीका इसका सही लगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंगल का, अगर एंगल में आ जाता है आपका पाई चार्ट तो 360 आपका मास्टर डेटा होगा, और अगर परसेंटेज में आ जाता है तो 100 आपका मास्टर डेटा होगा। पाई चार्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कोर्स में, आप एक बार कोर्स में जाके भी समझ लेना, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना, आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 94 95 आपसे दिया हुआ है, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा मोर इन हिंदी इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हमको अब इसमें क्या करना है, अब हमको इसमें ये निकालना होगा कि ये आपका जो हिंदी में जो डेटा है, हिंदी में जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश के मार्क्स से कितनी ज्यादा है। अब देख लो हिंदी में कितने का एंगल बन रहा है, 108 का एंगल बन रहा है, और इसमें कितने का एंगल बन रहा है, 72 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब या तो देख लो कि कितने ज्यादा का एंगल बन रहा है, उस एंगल को आप सॉल्व कर लो, या फिर आप दोनों के अलग अलग मार्क्स निकाल लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। दोनों में एंगल में डिफरेंस देख लो, उसको आप 360 से निकाल लो तो वो भी सही है, या फिर आप जो है दोनों के मार्क्स निकाल लो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो हिंदी में 108 का बन रहा है, तो 108 डिग्री का एंगल बन रहा है 360 से, तो 400 से x मार्क्स 400 में कितना बनेगा, 480 था ना, 480। तो ये रेशियो तो सेम ही चलेगा, 12 तिया 12 चौक 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108
इंटू 4 डिवाइड बाई 3। ये कितने मार्क्स हैं? ये हिंदी के मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप इंग्लिश के निकालोगे, इंग्लिश में 72 डिग्री का एंगल बन रहा है, 72 360 इंटू एक्स बाई 480। फिर से वही रेशियो निकाल लो, 12 3 36, 12 चौक 48, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ एक्स कितना आ जाएगा? 72 इंटू 4/3। ठीक है, ये है आपके इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, अब इसको 3 से काट दो, ये कट जाएगा 24 बार, 24 चौक 84, 84 मार्क्स तो आपके यहाँ आ गए। 3 से ये कटेगा कितनी बार? 3 3 9, 36 बार। 36 इंटू 4 कितना हो गया? 6 चौक 24, 12 3 14, 144। अब कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं? अब पूछा क्या है आपसे? ये पूछा है कि हिंदी में उसके कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये ऑप्शन थोड़ा सा है, इसमें वो ऑप्शन जो अपना निकल के आ रहा है वो ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आपका बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। रीट में बोनस हो गया होगा मतलब 2017 में, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें समझना है कि क्वेश्चन अगर इसमें 60 ऑप्शन होता तो हम 60 लगा देते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका नॉर्मल स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है? मेन चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आपको जो रूट में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो इसके अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट हमेशा इस तरीके से होगा। तो आपको सबसे पहले टारगेट करना है जो सबसे अंदर डीप, सबसे लास्ट में जो रूट है उस एक्सप्रेशन को टारगेट करना है। ठीक है, मैंने आपको जब व्यंजक पढ़ाया था, बीजीय व्यंजक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका संख्यात्मक व्यंजक होता है, संख्यात्मक व्यंजक का क्वेश्चन है, तो आप देखो इस वाले व्यंजक को ढंग से देखो आप। ये जो है आपका 84 प्लस 18√3। अब देखो इसका रूट है, जब भी आपका व्यंजक का रूट हो अगर, तो आप हमेशा एक बात ध्यान में रख लेना, देखते ही क्वेश्चन को समझ जाना कि वो व्यंजक होल स्क्वायर की फॉर्मेट में बनेगा। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होगा कि वो होल स्क्वायर की फॉर्मेट में बन जाए। अब आप इसको देखो, 84 है, 84 कोई ऐसा है जिसको मुझे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 84 के सबसे पास में स्क्वायर रूट वाला नंबर कौन सा है? वो है 81। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 81 प्लस 3 प्लस ये ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब देखो इस एक्सप्रेशन को आप बहुत गौर से देखो, तो ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका √3 प्लस 9 का होल स्क्वायर है। देखो मैंने कहा ना, जो भी आपका रूट के अंदर व्यंजक होगा वो होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनेगा ही बनेगा। इसीलिए वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, इसीलिए वो ऐसा नंबर आपको दिया हुआ है कि फॉर्मेट बने। अब देखो ये बन गया मेरा। अब इसको आप यहाँ पे रखो, इसको जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा? माइनस का √3 प्लस ये पूरा रूट चल रहा है और ये है मेरा अंदर जो इसके रूट था, इसके रूट के अंदर आ जाएगा √3 प्लस 9 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो मेरा फाइनली क्या बन के आ गया एक्सप्रेशन? रूट माइनस का √3 प्लस √3 प्लस 9, √3 से √3 भी कैंसिल, तो मेरा ये कितना आ गया? √9 विच इज नथिंग बट 3। मेरा ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो जो इसमें मेन पकड़ने वाली बात क्या थी? अभी पकड़ने वाली बात ये थी कि आप जो रूट के अंदर सबसे पहली चीज तो सबसे लास्ट वाले रूट को टारगेट करना है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई व्यंजक दे रखा है, चाहे वो संख्यात्मक व्यंजक हो चाहे वो आपका चर व्यंजक हो, हमेशा उस व्यंजक को इस फॉर्म में आपको तोड़ना है कि वो होल स्क्वायर बन जाए। एक बार वो होल स्क्वायर बना, आपका क्वेश्चन हलवा हो जाएगा फिर बस। ठीक है, आगे की बात समझ में आपको? नई बात समझ में आई है? एक बार फिर से देखना, क्वेश्चन में हमने संख्यात्मक व्यंजक पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये व्यंजक का जो सवाल बनता है वो इस तरीके का ही बनता है कि आपको कैसे न कैसे उस व्यंजक को तोड़ के या फिर समान पदों को साथ साथ लाके आपको इस तरीके से रखना है कि आपका वो जो या तो उसके फैक्टर निकल जाए, या फिर स्क्वायर रूट है तो फैक्टर ऐसे निकलेंगे कि वो स्क्वायर फॉर्मेट बनेगा, जो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये देखो आप, तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका घातांक का क्वेश्चन है, देख के ही लग रहा होगा आपको। जब भी आपको ऐसी कोई पावर दिख जाए 4 की पावर 95, घातांक का मेरा क्रैश कोर्स में आपको उसके रूल्स बताए, रूल्स ध्यान रखना, बस वो रूल्स आपको लगाने हैं इसमें। अब आप इसमें एक समझने वाली बात आप देखोगे तो क्या है, देखो यहाँ है मेरा k × 4 की पावर 95 और ये है मेरा k, यानी कि मुझे 4 की पावर 95 को हटाना है यहाँ से। तो ठीक है, मैं ये जो मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, 4 की पावर 95, ये है मेरा k × 4 की पावर 95। अब मुझे इस 4 की पावर 95 को एलिमिनेट करना है, तभी मेरी k की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं इसमें से 4 की पावर 95 कॉमन ले लेता हूँ,
देखो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जो मैंने बाहर लिया है उन सबका भाग जाएगा इसमें। देखो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 की पावर 97, इसकी पावर 4 की पावर 95, सबका भाग जाएगा इसमें। यहाँ आ जाएगा -4 की पावर 96 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 95 प्लस 4 की पावर 95 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 95। तो ये तो मेरा ऐसे कैसे आ जाएगा k इंटू 4 की पावर 95। अब कॉमन लिया क्यों मैंने, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये हटाना था। अब देखो ये इससे डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब ये जो टर्म है इसकी जो वैल्यू आएगी वही मेरी k की वैल्यू है। और ये तो हमारा घातांक का सिंपल रूल है कि अगर इस तरीके का फॉर्मेट हो तो ये जब ऊपर जाता है तो दोनों घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा 97 माइनस 95, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 97 माइनस 95, ठीक है, माइनस ये बन जाएगा कितना 4 की पावर 96 माइनस 95, और ये तो 95 से 95 कट ही गया तो यहाँ तो 1 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो ये 97 माइनस 95 कितना बच गया मेरा 4 स्क्वायर माइनस 4 की पावर 1 प्लस 1, तो ये मेरा कितना हो गया 16 माइनस 4 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 13। मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें घातांक का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बहुत इजी सवाल था, बस आपको समझना है इसमें कि मैं क्या कॉमन लूं कि मेरा ये वाला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। बस आपने वो चीज आपके दिमाग में आ गई, फिर तो आपके नॉर्मल आपको घातांक का रूल लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक नॉर्मल चर व्यंजक दिया हुआ है, उसके फैक्टर निकालने हैं। बस अब इसमें जो मैंने आपको बोला था इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आप जो समान टाइप के पद हैं उनको साथ लिख लो। लकीली इसमें सारे पद आपके साथ ही लिखे हुए हैं, पर फिर भी आप चाहो तो इनको एक बार से इस तरीके से लिख सकते हो। देखो 5a स्क्वायर 15 है साथ साथ लिखे हुए हैं। मुझे लग रहा है इसमें मेरा ऑप्शन देख के लग रहा है मुझे कि इसमें 5 है तो कॉमन आ जाएगा, तो मैं इस टर्म को तो ऐसे कैसे ही रहने देता हूँ। 5a स्क्वायर प्लस 15 है, इसमें से तो मेरा 5 है कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2ab माइनस 6b। ठीक है, देखो ये मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखो इसमें से 5a कॉमन लो आप। कॉमन मैंने अभी आपको बताया था, कॉमन लेने का मतलब जो पार्ट आप कॉमन ले रहे हो उसका भाग जाएगा उन दोनों में। इन दोनों में से ले रहा हूं मैं कॉमन, ठीक है, तो 5a का भाग दूंगा तो यहाँ तो क्या बचेगा मेरा a, और यहाँ कितना बचेगा a प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, मेरा -2b कॉमन आ सकता है। -2b कॉमन, या 2b का भाग दूंगा 2b कट जाएगा, b भी कट जाएगा, a बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और b से b कट जाएगा, 6 में जब 2 का भाग दूंगा 3 आ जाएगा। अब देखो a प्लस 3 भी इसमें कॉमन आ रहा है, मैंने a प्लस 3 भी कॉमन ले लिया, ये बचेगा मेरा 5a माइनस 2b। ये मेरा इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर कह दो या सरलीकरण कह दो, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए थे। डिट्टो ये क्वेश्चन उठ के आ गया, हमने सिमिलर क्वेश्चन ही किया था क्रैश कोर्स में इस टाइप का। तो अब आप ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इससे। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है a प्लस 3 5a माइनस 2b विच इज नथिंग बट आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था। करना क्या है, कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो पद आपके जिस में कॉमन आ रहे हैं उन पदों को आप थोड़ा सा अरेंज कर लो। हमने क्या किया, बस इसमें इस वाली टर्म को अरेंज करके ये लिख दिया, तो ये इजी हो गया बस हमारा वो। अब मुझे समझ में आ गया कि क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन जब मैं बोलता हूँ, कॉमन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। कॉमन आप जब भी कॉमन लेते हो किसी आप चर में से या अचर कांस्टेंट वाले में से, या तो संख्यात्मक व्यंजक हो चाहे वो बीजीय व्यंजक हो, चर व्यंजक हो, लेकिन आपका कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि आप उन सारे व्यंजकों के जो पद हैं उसमें उस कॉमन जो ले रहे हो उसका भाग देना है मुझे, बस यही मेरा कॉमन लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपका स्क्वायर रूट और इसका क्वेश्चन है, बस धीरे धीरे समझ के सवाल को देखना है। बहुत इजी सवाल है। देखो आपको दिया हुआ है 1 बटा ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका क्यूब रूट। अब देखो अब इसको लिख लेता हूँ थोड़ा ढंग से। 8 बटे में 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसमें। प्लस 3 इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 192 डिवाइड बाई 3 कितना होता है मेरा 64, इसको मैं 64 लिख सकता हूँ। अब देखो इस वाली टर्म को देखते हैं, 1 बाई क्यूब रूट के अंदर जो मेरी टर्म है इसको लिख सकता हूँ मैं 2 बाई 10 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था घातांक में रूल होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो पावर अगर सेम है तो आप उसको पूरे की पावर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है आपका प्लस 3 आपका क्यूब रूट में 64, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या 4 की पावर क्यूब। देखो अब क्यूब रूट है तो इससे ये कैंसिल, इस क्यूब रूट से ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया मेरा
दो, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2/10 प्लस 4, क्योंकि क्यूब रूट से आपका जो पावर 3 थी उससे क्यूब रूट कट गया, यहाँ भी पावर 3 थी उससे क्यूब रूट कट गया। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था घातांक जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10/2 प्लस 4, तो 2 पंजे 10, 5 प्लस 4 9। मैंने आपको जब 9, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। मैंने आपको जब घातांक पढ़ाया था, ये वाली चीज़ जो मैंने की है यहाँ पे, ये क्या किया है मैंने, अगर इसको देखोगे तो ये मेरा क्या था, 1/2/10 की पावर जो मेरी क्यूब थी, और इसकी पूरी पावर क्या थी मेरी, 1/3 थी। ये तो मेरा एक्सप्रेशन था, यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे एक्सप्रेशन था मेरा 4 की पावर क्यूब, इसकी पूरी की पावर थी मेरी 1/3, क्योंकि मेरा जो क्यूब रूट है उस पर लगा हुआ था। तो ये मैंने आपको बताया था इसे कि जब आपको दो पावर, एक की पावर m की पावर n हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा। ये तो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली क्यूब रूट आपका क्यूब से कट जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, क्यूब रूट क्यूब से कट जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लो। पर घातांक की कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, क्यों कटता है, ऐसे कटता है। लेकिन आप इसको समझ लो, लेकिन याद आपको ये रखना है कि क्यूब रूट हमेशा क्यूब से डायरेक्ट कट जाता है, स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर से कट जाता है, ठीक है। वहां पे आपको फिर इतना टाइम नहीं लगाना है कि आप उसको घातांक फॉर्मेट में बनाओ और घातांक के रूल लगाओ। कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन करते वक्त, सवाल करते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि ये क्यूब रूट एक दूसरे से कट जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीकरण टॉपिक अपन ने पढ़ा था, समीकरण टॉपिक मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, मैंने आपको बताया था। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो समीकरण में आपका आता है। इसमें आप अगर देखोगे तो आपकी जो दो समीकरण दी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इक्वल टू 47। आपको इसमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली आपको इसमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, उसको इसमें डालोगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, देखो दो इक्वेशन है और दो चर पद हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, ठीक है। तो बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, अब आपको इसमें एक चर पद को, पूरे पद को आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब आप, क्योंकि अगर दो पद हैं तो दो पद को एक इक्वेशन में तो सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है, दोनों में कर सकते हैं। तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि देखो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 6y है, ऊपर 2x है और यहाँ पे नीचे आपका x है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको एक चीज कर सकता हूं कि मैं x प्लस सी वाई, तो मेरा ये है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो मेरी नई इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4x, माइनस जब 2 को इससे करूंगा तो मल्टीप्लाई आएगा मेरा 6y, और इससे करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 158, ठीक है। अब देखो ये मेरी इक्वेशन नई बन के आ गई। ये मैंने आपको इक्वेशन में बताया था कि इक्वेशन में जो LHS और RHS को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी तौर पे बताया था वहां पे कि 5 बराबर 5 है और आपका 10 बराबर भी 10 है, 15 बराबर भी 15 है। आप उनको किसी ही नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे मुझे फायदा क्या मिला, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन इक्वेशंस को, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो देखो 6y से 6y कैंसिल हो गया, ये बचा मेरा, ये ऐड किया 4x प्लस 5x, यहाँ आ जाएगा मेरा ये 205, ठीक है। तो इससे मेरे x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 41, ठीक है। x की आ गई, आप इसमें किन्हीं भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दो। तो अगर आप डालोगे तो देखो इसमें डाल देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगी मेरी यहाँ से 6y इक्वल टू 47 माइनस x क्या है मेरा ये, तो 6y आ जाएगा मेरा 47 माइनस 41 विच इज नथिंग बट 6y इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल, y कितना आ गया मेरा 1। अब y भी पता है, x भी पता है, तो मेरे को निकालना क्या था, निकालना था मेरे को x माइनस वाई विच इज नथिंग बट 41 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 40। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इसका, मेरा आंसर हो जाएगा 40। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन समीकरण के सवाल में ये टिपिकल सवाल आता है, मैंने जो पुराने 3-4 साल के पेपर देखे उसमें तरीका यही है, आप किसी एक पद को पकड़ लो, x को पकड़ लो या y को पकड़ लो और उनको आप उनका सेम पद बना लो। जैसे यहाँ पे माइनस था तो मैंने इसको इस y को पकड़ लिया, यहाँ पे दोनों को सेम पद बना लिया, 6y दोनों को जोड़ दिया तो मेरा 6y से 6y कट गया, तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू डाली इक्वेशन नंबर 1 में तो y की वैल्यू निकल के आ गई,
ठीक है, बस पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है, दूसरी तो फिर आपको पता ही है, अगर आपको एक वैल्यू मिल गई तो दूसरे में डालोगे तो दूसरी आ जाएगी। ठीक है, ये वाली स्टेप इसकी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में जो उसका एक कोई भी चर पद है वो समान हो जाए। कई बार हो सकता है आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, इसमें तो एक ही को इक्वेशन 1 को ही मल्टीप्लाई करने से आपका पद समान आ गया, लेकिन हो सकता है कई सवाल हम देखेंगे कि उसमें आपको दोनों को ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज अगर आप RHS और LHS दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर वो किसी भी नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका पद जो है, जो चर पद है, आपका जो वेरिएबल टर्म है वो एलिमिनेट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे नीचे 6y ऑलरेडी था, जब मैं 6y को इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों तरफ मुझे 6y आ जाता है, तो मेरे को जोड़ते ही मेरा 6y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये इक्वल टू है, पर इसको तो आप, ये तो नॉर्मल व्यंजक का क्वेश्चन है, आप इसको खोल दो। 3x + 5 का होल स्क्वायर अपने सर समीकरण में पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, उसी फॉर्मूले से इसको खोल दो, ये बन जाएगा मेरा क्या है 3x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको खोल देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 9x² a² + b² यानी कि 25 + 2ab + 2 × 3x × 5x यानी कि 30x। ठीक है, 30x, ये तो मेरा था ही से यहाँ पे 60x, तो मेरा फाइनली कितना आ गया 9x² + 25 माइनस 60 में से 30 गया तो 30x, इसको मैं जमा के लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 9x² - 30x + 25। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपका फिर से एक सरल समीकरण बन रही है। यहाँ पे जब भी आपको मैंने कहा था कि कांस्टेंट की टर्म में अगर आपका स्क्वायर रूट वाला ऐसा नंबर आ जाए जो होल स्क्वायर है किसी नंबर का, तो आपकी डायरेक्ट सरल समीकरण बन जाएगी। तो ये सरल समीकरण किसकी बन रही है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 3x - 5 का होल स्क्वायर जो है आपका वो यही है। ठीक है, तो आप देख लो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इजी है, सरल समीकरण प्लस व्यंजक का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, तो आप अगर उसको मेरा आप क्रैश कोर्स देखना, हमारा क्रैश कोर्स में मैंने आपको समझाया हुआ है कि कब आप सरल समीकरण का यूज करो, कब आप फैक्टर्स का यूज करो। तो इसमें जब भी आपका यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर आपका जब भी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है 25, 36, 49, 81, तब आप हमेशा सरल समीकरण पे ध्यान दो, नहीं है तो फिर आप हमारा जो फैक्टर वाला मेथड था उस पर जाके इसके फैक्टर निकाल लो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 80। ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या है कि इसमें हिंदी में आप पढ़ोगे 80 का कितना प्रतिशत 80 है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे ये पूछे कि 80 का कितना, और कितना इसमें इंपॉर्टेंट है, माना कि वो x है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का 80 का x% निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको x/100 से। ठीक है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का x% 80 है, माना कि 80 का x% 80 है, तो 80 × x/100 = 80 हो जाएगा मेरा। यही तो पूछा है मुझसे कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का माना कि x% 80 है, तो 80 का x% 80 है। बस अब इसको आप सॉल्व कर लो x के लिए, तो 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 80 × 10 / 8 which is nothing but 10 which is nothing but 100%। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी में आपसे ये पूछ लेता बाई चांस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछ लेता 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ये तो इसमें पूछा है इसमें 80 का कितना प्रतिशत है। देखो सवाल में समझना, ये पूछ रहा है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अगर ये पूछता है कि 80 का कितना प्रतिशत है, तब फिर इसका आंसर क्या बन जाता 80 का कितना प्रतिशत है, सॉरी, तो ये हो जाता मेरा 64। फिर मेरा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता। तो सवाल में जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देता हूं, ये है 80 का कितना प्रतिशत है, और ये क्या है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बस समझाया है। इसमें बस यही आपको ध्यान रखना है, जो सवाल की जो आपकी डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि 90% लोग इसमें गलती कर देंगे, नॉर्मली ए ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, जबकि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसमें पूछा क्या है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अगर ये पूछा कि 80 का कितना प्रतिशत है तो 64, 80 का कितना प्रतिशत 80 है 100%। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्याज का क्वेश्चन है। आपने बेसिक अपने, अगर आप क्रैश कोर्स देखा होगा आपने, तो हमने बहुत डिटेल में ब्याज वगैरह ये सब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया था ब्याज का। अब क्या होता है कि इन सवालों की बहुत जगह आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। मैं जनरली ट्रिक पे बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि फंडामेंटल को आप पकड़ो पहले, कि क्वेश्चन का फंडामेंटल क्या है। क्योंकि ट्रिक क्या होती है दोस्तों, ट्रिक क्या होती है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वैलिड होती है। अब आप अगर उस ट्रिक को याद कर लोगे तो आप कोशिश करोगे, ट्रिक के हमेशा क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि ये है तभी वो ट्रिक लगेगी। लेकिन आप उस ट्रिक को जनरल मान लेते हो और आप उस ट्रिक को हर सवाल में लगाने की कोशिश करते हो और आप फंस जाते हो। तो फंडामेंटल समझो आप सवाल का, फिर आपका क्वेश्चन, फिर आप ट्रिक भी सीख सकते हो, लेकिन बस आपके दिमाग में फंडामेंटल हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले करते हैं कॉन्सेप्ट से। देखो, एक टीवी सेलर है, उसने 2 टीवी ली और दोनों को जो है 9,600 रुपये में बेच दिया। ठीक है, एक को कुछ में खरीदा होगा, एक को कुछ में खरीदा होगा। अब वो कह रहा है कि एक को उसने 20% लाभ में बेचा है, एक को उसने 20% हानि में बेचा है। ठीक है, तो मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, उसका हानि लाभ का, वही मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो, जब उसने 20% लाभ में बेचा होगा तो डेफिनेटली जो 9,600 से कम में ही खरीदा होगा तभी लाभ मिला। तो यानी कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो, मेरी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कम होगी 9,600 से। तो मेरा जो लाभ का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 9,600 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 20। ये मेरे लाभ के टाइम का है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 20,500 ये हो जाएगा मेरा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9600 इंटू 5 इक्वल टू 5 CP प्लस ये 6 CP। इससे मेरा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, ये बनेगा मेरा 6 से, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कटेगा कितनी बार, 16 बार, 16 छंग 96, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आया इससे 8,000। तो यानी कि उसने 8,000 में खरीदा था उस टीवी को, 9600 में बेच दिया, 20% का फायदा हुआ। ये तो है मेरा पहला। दूसरा वो कह रहा है कि उसने क्या किया है, उसको नुकसान में बेचा है, 20% नुकसान में बेचा है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज़्यादा रही होगी। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 20। ये भी 20 है, लॉस भी 20 है, तो 20,500। यहाँ से मेरी जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, देखो ये है 5, तो 5 CP। ठीक है, और ये मेरा बचेगा 5 CP इधर आएगा तो ये बनेगा कितना, 4 CP। 4 CP इक्वल टू 9600 इंटू 5। ये बात समझ में आ गई। सिंपल से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 ऊपर है तो CP तो यहाँ चला गया, ये 5 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 CP और CP इधर आया तो बना 4 CP। तो CP की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, आपके यहाँ से CP की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12,000। तो इसने क्या किया है, इसने 12,000 में खरीदा था और 9600 में बेचा, डेफिनेटली नुकसान हुआ ही है। अब देखो वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि पूरा जो सौदा हुआ इसमें इसको क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस है 12,000 में तो एक खरीदी थी, 8,000 में एक खरीदी थी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, पूरे ट्रांजेक्शन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, मेरी पूरे ट्रांजेक्शन की टोटल कॉस्ट प्राइस है उसकी 20,000। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 9,600 में 2 टीवी बेचे हैं, मतलब 9,600 इंटू 2, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 9,600 इंटू 2, मतलब कितना हो गया ये आपका 18,000, 19,200। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में, कितना हो गया ये 19,200। तो आप देखोगे अगर, तो उसने टोटल खरीदे थे सामान 20,000 में दोनों टीवी, और बेचे कितने में, 19,200 में। तो ये तो कंफर्म हो गया कि उसको हानि हुई है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट वाले तो दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ठीक है, और आप देखो यहाँ से नो प्रॉफिट नो लॉस, नस उसको तो लॉस हुआ है, तो आपका आंसर सी यहाँ से निकल के आ गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप निकालना भी चाहो तो अब निकाल सकते हो। आप हमारा बेसिक फॉर्मूला टोटल पे लगा दो। ठीक है, आप टोटल पे लगाओगे तो इसका क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला आपका बनेगा वही 20,000 आपकी जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस ये है, तो वही आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस
हानि है तो ये हो जाएगा -800, क्योंकि 800 रुपये की हानि हुई ना, कितने पे हुई? 19,200 पे। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है, हमने कई बार डिस्कस किया है ये। 2 से 2 कट गया, तो आपका अगर इसको निकालोगे आप तो ये आपका निकल के आ जाएगा 800। तो ये आपका कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 20,000 आएगा, ये सॉरी ये गलती हो गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आता है नीचे, ठीक है। ये आएगा 20,000, तो ये आपका ये 2 ये भी कट गया, तो आपका ये 2 ये भी कट गया, तो हो गया 2 × 4, तो आपका -4 मतलब -4% की हानि, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन के आया है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों बताया पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डेटा चेंज हो जाएगा कहीं भी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इससे सवाल को सॉल्व कर दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप 3-4 सवाल सॉल्व करोगे। मैंने तो बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है, आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। आपको ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट भी, क्योंकि आपका आंसर तो यहीं से निकल के आ गया था ऑप्शन देख के। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज बनती है, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो ट्रिक आप समझ लेना, वो इसी क्वेश्चन में ही लगेगी और किसी क्वेश्चन में शायद वो ट्रिक ना लगे। जब भी आपका इस तरीके का ट्रांजेक्शन होता है कि अगर आपकी जो जितने 20% के सेम प्रॉफिट और लॉस आपका सेम है, परसेंटेज सेम है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और इसमें आपको जो है हानि ही होनी है। अगर आप सेम दो आपने सेलिंग प्राइस आपकी दोनों ऑब्जेक्ट की सेम है और सेम प्रॉफिट और लॉस आपको हुआ है उसमें, तो आपको इसमें हानि ही होनी है। ये बात कंफर्म होगी। निकालने का तरीका क्या होता है इसका, जो भी आपको ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है -20 × 20, यानी कि डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्ट आगे यहाँ से निकल के आ गया आपकी 4% हानि। तो आपका ये 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में X% की हानि और X% का प्रॉफिट और X% की हानि हो रही है सेम ट्रांजेक्शन में, तो आपका जो हानि होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा /100, मतलब x²/100, जहाँ पे x क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है, x²/100 आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना हमेशा। अगर नंबर चेंज हो जाता है, सेम ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो आपका फिर से यही फॉर्मूला वापस से वैलिड हो जाएगा, यही लॉजिक वैलिड हो जाएगा, फॉर्मूला शायद आपका वैलिड ना रहे, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। क्वेश्चन देखना, आप मेरी प्रेफरेंस रहेगी हमेशा आप इस वाले मेथड पे जाओ। 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप कभी भी गलती नहीं करोगे इसमें। वहाँ पे क्या है कि आप टाइम बचाने के चक्कर में अगर ट्रिक आपके दिमाग में रह गई, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा यही वाली ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे और चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपके वो क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। लक्ष्य कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, सोचो कि वो 10 डब्बे बना रहे हैं, ये मान लो ये लक्ष्य है, तो आपका 10 डब्बे बनाते हैं कितने में? 6 मजदूर आपके 16 दिन में बनाते हैं, ठीक है, 10 डब्बे। और वो बोला यही लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए? डेफिनेटली 16 से ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि मजदूर कम हो गए तो अब टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इतनी जल्दी तो नहीं बना सकते ना वो, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? आपका इसका रेशियो वाले फॉर्मेट में आप करो तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके आते हैं ना, कि आपका जो एक मजदूर 4 दिन में दीवार बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं। एक तो आपका एक नियम से हो सकता है ये क्वेश्चन, एक आपका ये हो सकता है डायरेक्ट रेशियो फॉर्मेट से। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 6 मजदूर 16 दिन में काम करते हैं, तो 6 मजदूर टोटल काम कितना कर रहे हैं? 16। उतना ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं ना, तो 10 डब्बे बनाते हैं इतने टाइम में। तो अगर 4 दिन में पूरा करना आता है, वही लक्ष्य आपको पड़ेगा अगर x दिन में करेगा, तो आपका इससे आप देखो x निकल के कितना आ जाएगा? 6 × 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौक 16, तो यानी कि आपका जो 24 दिन लगेंगे आपके अगर 4 मजदूर आपके काम पे लगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको लक्ष्य जो भी है काम फिक्स कर लो, कि आपको सोचो 10 डब्बे बनाने हैं, तो 10 डब्बे आपके 6 मजदूर 16 दिन में पूरे करते हैं, तो 10 ही डब्बे बनाने के लिए आपको 4 दिन में तो कितने मजदूर चाहिए? तो आपका तरीका क्या है? टोटल काम 6 × 16, जब अगर 6 मजदूर थे तो वही टोटल काम इधर होना चाहिए, तो दोनों तरफ से
जो आपका लक्ष्य है वो बराबर है, 10-10 डब्बे बन रहे हैं, तो आप इससे उसको निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट इज 640 इन 5 years, द रेट ऑफ दिस, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। ब्याज का सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको कई बार ये हम ब्याज पढ़ा था उसमें बताया भी था मैंने आपको कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाई 100, आपका फॉर्मूला होता है। इसमें देख लो आपको पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन को यहीं छोड़ दो, बराबर आपको दिया हुआ है 60/40, तो मूलधन इंटू दर भी आपको दी हुई है 8, बस इसमें देख लो आपको और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। अगर आपके कई बार ईयरली रेट, हाफ ईयरली रेट, ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है फिर तो। समय 5 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका मूलधन कितना निकल के आ जाएगा। अगर 5 से इसको मैं 20 बार काट देता हूँ, 2 से मैं इसको 10 बार काट देता हूँ, 2 से मैं इसको 4 बार काट देता हूँ, ठीक है, तो मेरा मूलधन इससे निकल के आ जाएगा 640 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया, मेरा मूलधन कितना आ गया ऐसे निकल के 16 चौक 64 और 116, ये आ गया आपका 1600, ये हो गया 16 चौक 64, तो मेरा मूलधन कितना आ गया 160 इंटू 10 1600 रुपये। तो मूलधन मेरा 1600 रुपये जो मेरा होगा, उस पर अगर मेरे को 5 साल के लिए 8% का इंटरेस्ट मिले, तो मेरे 5 साल बाद मेरे को 640 रुपये इंटरेस्ट उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रोथ वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये ग्रोथ वाले चक्रवृद्धि ब्याज इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये सेम फॉर्मूला होता है, इफ देयर इज टारगेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी बाय 10% एवरी ईयर, तो 2016 में 1500 थे, तो 2018 में हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन यूनिवर्सिटी, 2 साल में कितने बढ़ जाएंगे। तो वही आपका लगा दो, चक्रवृद्धि ब्याज आप लगाओ, नॉर्मली आपका जो भी चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ग्रोथ हुआ, इसमें वही सेम फॉर्मूला लगता है। 1500 थे, 1 प्लस 10/100, ठीक है, 10% आपकी वो है, डिवाइडेड आपका 2 साल, तो 2 साल लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर आपने काट दिया तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 10 प्लस एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा कितना, 11/10 का होल स्क्वायर, तो 11 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 15 इंटू 11 विच इज नथिंग बट 1850। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1815। तो 2 साल में जो आपकी ग्रोथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2018 में आपके पास 1815 बच्चे उस यूनिवर्सिटी में हो जाएंगे। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने। ग्रोथ का हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हुए, पॉपुलेशन इंक्रीज के हुए, बैक्टीरिया ग्रोथ के हुए, सब में वो सेम ही फॉर्मूला लगता है आपका। मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ग्रोथ में पढ़ाया हुआ, आप जाके एक बार कोर्स देख लेना, वही फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका वैल्यू दी हुई है 1 प्लस रेट डिवाइडेड होल पावर आपके नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल का क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन में डिटेल में क्रैश कोर्स में पढ़ा हुआ है। क्या विच कंडीशन अप्लाइज ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल इन द डायग्राम बिलो। आपकी 3 ही कंडीशंस होती हैं, अगर मैं आपको कंडीशन बता दूं, 3 ही कंडीशन होती हैं आपकी कॉन्ग्रुएंसी की। एक होती है आपकी साइड साइड साइड, एक होती है आपकी साइड एंगल साइड, और एक होती है आपकी एंगल साइड एंगल, और एक राइट एंगल के लिए आपकी सेपरेट होती है। बाकी आपकी नॉर्मल ट्राइंगल की 3 ही कंडीशन होती है। अब आप अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो इसमें देखो 2 एंगल बराबर दे रखे हैं, 2 साइड बराबर दे रखी हैं, तो यानी कि मेरी इसमें जो लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, एंगल साइड एंगल वाले लगने वाला है। ठीक है, तो आप देख लो इसमें से कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो एंगल साइड एंगल ही लग रहा है, एंगल साइड एंगल लगेगा, तो आप देख लो ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल को मैं सी को उठा के बी पे ले लूँ तो मेरा ट्राइंगल एग्जैक्टली जो है आपका उसके अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एंगल साइड एंगल इसमें लग के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर आप इसको ढंग से बना लो, ओवरलैप की फॉर्म में इसको बनाऊँ अगर मैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स में ओवरलैप होंगे, देखो ये है एंगल बी, ये है आपका ए, और ये आपका बना लेता हूँ मैं ई। ठीक है, और एक और आपका ट्राइंगल है यहाँ पे, ये तो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और आपका जो सी एंगल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका, ये वाला एंगल हो गया आपका, और आपकी साइड कौन सी सेम हो गई इसमें, ई बी, और यहाँ हो जाएगी आपकी ई सी, तो ये वाली साइड आपकी इसमें सेम हो गई। तो
तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई बी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई सी डी के, ठीक है। हम इसको ऐसे काउंट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी में कि आपको उसको किस साइकिल पे आप उसको काउंट कर रहे हो, किस साइकिल से आप उसको ट्राइंगल को रीड कर रहे हो, वही उसकी कॉन्ग्रुएंसी का डिसाइड करता है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो पूछा तो केवल इसमें यही था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकल के आ रही दोनों ट्राइंगल की, ठीक है। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट पेयर्स ऑफ डिसिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम आर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। मैंने आपको एंगल, हमने रेखा और कोण में पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जिनके दोनों का सम 180 हो, वही सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अब आप इसमें ऑप्शन ही मिला लो डायरेक्टली, डिसिमिलर। आप देखोगे अगर इसमें ऑप्शन नंबर डी से अगर चेक करो, ए एफ बी और डी एफ ई को देखो आप, ए एफ बी कौन सा एंगल है आपका, ये वाला, और डी एफ ई आपका ये वाला एंगल है। ये दोनों का सम तो कभी भी 180 नहीं हो सकता, क्योंकि तो ये तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब आप देखो ए एफ बी डी एफ ई और कहीं भी है क्या, सी में भी है, सी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ए और बी देख लो, ए बी में देखोगे बी ऑप्शन देख लो आप, इसमें भी आपका डी एफ ई और ए एफ बी है, ये देखो यहाँ पर, ये भी गलत हो गया, तो आपको डायरेक्ट इसमें ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो गया डायरेक्ट। अब ए अगर आप देखोगे डी एफ ई और ई एफ है, अगर आप डी एफ ई देखोगे तो आपका डी एफ ई ये वाला एंगल, ठीक है, और आपका ई एफ ए ये वाला एंगल, ई एफ ए यानी कि ये वाला एंगल, तो ये तो आपका 180 हो रहा है इन दोनों का सम, तो ठीक है। तो ये तो आपका एक, ये एंगल जो दोनों हैं, दोनों एंगल जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। और ए एफ बी कौन सा है आपका, ए एफ बी अगर आप देखोगे आपका ए एफ बी एंगल है आपका ए एफ बी ये वाला एंगल, ठीक है, और बी एफ डी आपका एंगल है बी एफ और डी, यस ये वाला एंगल है। तो ये तो डिसिमिलर, ये तो असमान असंपूरक कोण भी है एग्जैक्टली, जो है वो एक आपका इधर से रीड आ रहा है और एक का उधर से रीड आ रहा है, तो आपका जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका असमान संपूरक कोण जो है आपके वो ये हो जाएंगे, एक ही उससे एक डायरेक्शन से आपका इस वाले डायरेक्शन से आ रहा है, एक वाले उस डायरेक्शन से आ रहा है, तो आपका जो दोनों है वो डिसिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन ये जो पेयर है वो डिसिमिलर है। ये दोनों जो है आपके डिसिमिलर का पेयर बन के निकल के आते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आपका टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मैंने आपको पढ़ाया था, ट्रेपेजियम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्वाड्रिलेटरल में एक आपका ये साइड होता है, वन ऑफ द शेप होता है, मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला जो होता है एरिया का बहुत सिंपल होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इस सवाल में जब भी होगा आपको कुछ भी दे देंगे, इसमें से एरिया दे देंगे, हाइट पूछेंगे, और कई बार इस सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आपको थोड़ा सा खेल जाते हैं कि पैरेलल साइड्स का सम नहीं देके दूसरी दोनों साइड का सम दे देंगे और पेरीमीटर दे देंगे। तो आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कोर्स में, और हम बाकी पेपर्स में भी करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको दिया हुआ है क्लियरली, सम ऑफ द समांतर जो है 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इनका आप सम कर लो। और हाइट आपसे इसमें पूछी है ये देते हुए आपको 78, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 16 26 डिवाइड बाई 2 इंटू एच इक्वल टू 78। तो आप इसको काट लो, 2 13 से ये कट गया और 13 से ये 6 बार कट गया, तो एच बराबर कितना आ गया आपका 6। तो हाइट आपकी आ जाएगी इसकी 6, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन थोड़ा सा इसको ट्रिकी भी बनाया जा सकता है कि आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स के साथ कुछ रेशियो दे दो, या कोई आप दूसरा तरीके से उसको निकालने का ऑप्शन दे दो, तो ये बन सकता है। सीटेट में हमने जो पेपर सॉल्व किए थे, आप सीटेट के पेपर भी एक बार आप देख लेते हैं, क्योंकि सीटेट के पेपर सॉल्व किए थे, पूरा मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप पूरा सीटेट के पेपर भी देख जाना, क्योंकि रीट के पेपर मुझे 4 से 5 ही मिल पाए हैं लेवल 2 के, तो वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। सीटेट के 10 से 12 सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उसमें देख लेना, उसमें एटलीस्ट आपके सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर आप एक बार देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज 56, ठीक है। तो अब आप देख लो इसमें आपका जो एक हाफ सर्किल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल, देखो पूरा सर्किल जो होता है आपका वो होता है आपका, उसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई r, जो आपकी रेडियस है इसकी, r इसकी रेडियस है,
ठीक है, तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है 2πr का। तो ऑब्वियसली आधा कट गया, अगर यहाँ से इसको मैं अगर आधा काट देता हूँ, ये ऐसे करके मैंने इसको आधा काट दिया और मैं इसको नीचे ले लेता हूँ आधा काट के, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन गया सेमी सर्किल। यही पूछा है मेरे से इसका सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आधा हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जैसे आप इसको आधा काटते हो ना, देखो इसमें पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप एक पॉइंट से चलो, एक पॉइंट से आप पूरी शेप पे चल के वापस जब उस पॉइंट पे आ जाओगे, वो उसका पूरा जो आप चले वो आप उसका पेरीमीटर है। देखो आप इसमें अगर सोचो कि यहाँ से आपने चलना चालू किया, आप चले चले यहाँ से चले और आपने ये पूरा यहाँ से गए, ये तो पाई आर हो गया, लेकिन आप पहुंचे नहीं अभी तक पॉइंट पे, तो आपको वापस इधर आना होगा पॉइंट पे, तब आप पहुंचे। तो देखो आप ये तो चले पाई आर, ये कितना चले, ये क्या है, डायमीटर है, तो इसमें आपका एक 2r भी ऐड हो जाएगा, वो भी आपका पेरीमीटर का एक पार्ट है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आपको r कितना दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में r दिया हुआ है 28, डायमीटर दिया हुआ है ना, तो आपका इसका कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 22/7 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 28, तो आपका ये बन के आ जाएगा आपका 7 चौक 28, तो ये 22 चौक 88 प्लस 56, तो 8 14 144। तो आपका इसका पेरीमीटर जो होगा इस हाफ पार्ट ऑफ सर्किल का वो 144 होगा। लेकिन अब आप इसमें देखोगे तो ऑप्शन 144 नहीं है, तो अब आप सोचोगे कि सर ये तो बोनस होना चाहिए क्वेश्चन। मैंने आपको बोनस क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन बताया था कि आप उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर लगाना। अगर आपको जो भी बोनस क्वेश्चन अगर आपको लगता है आपका आंसर नहीं आ रहा तो छोड़ के मत आना उसको। तो देखो अब मुझे शायद ऐसा लगता है कि इस सवाल में क्योंकि हाफ पार्ट ऑफ द सर्किल पूछा है, तो आई थिंक उनका मकसद हो केवल इसी पार्ट को ही वो चाहते हो कि केवल यही पार्ट का एरिया कितना है वो बताओ। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाफ पार्ट में सर्किल में तो डायमीटर भी आएगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने यही पूछा हो। तो ये तो मुझे पता है, ये तो मेरा केवल 88 है। अगर आपको इसमें लगा के आना है 144 है तो 144 लगाना है, बिल्कुल बेझिझक 144 लगाना है। लेकिन अगर 144 नहीं है तो आप 88 लगा के आना। तो इन केस अगर बोनस हुआ भी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं बोनस हुआ तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। मैंने जो बताया वो चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपसे अगर हाफ पार्ट पूछे तो उसमें डायमीटर भी आएगा, क्योंकि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट ही होता है कि जब तक आप पूरी परिधि पर चल के वापस अपनी पॉइंट पर नहीं पहुंच गए तब तक आपका वो पेरीमीटर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा 2017-18 का पेपर सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट पेपर पॉसिबली आपका जो भी 4-5 साल के पेपर है, सीरीज का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पेपर 2021 वाला ही लेने की मैं कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से हम टोटल जो हमारे 5 साल के पेपर अभी तक हुए हैं ना, वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे, साइंस के और मैथ्स के। ठीक है, तो अब 2 पेपर आपके हो चुके हैं। इसी तरीके से वीडियो आपके आते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी ऐसा कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।